गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग CGPSC AE का जो पेपर होता है उसका प्रीवियस ईयर देख रहे हैं। हम इसमें GS पोर्शन देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और क्या उनके आंसर रहेंगे। और मेनली आज हम टॉप 50 क्वेश्चन जो फर्स्ट 50 हैं वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और अभी आप लोगों को पता है 28 अगस्त को पेपर होने वाला है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि मोस्टली जो करंट में अभी पेपर आएंगे आपके वो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो प्रीवियसली पूछे हैं। तो अगर आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन कर ली है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा भी लिया है तो एक बार आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि देखी हुई चीज़ें आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेंगी और एग्ज़ाम में आप रिकॉल कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच मुगल एम्परर वॉज नोन एज रंगीला फॉर हिज स्टाइल। 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन से मुगल एम्परर को रंगीला बोला जाता था उसके स्टाइल के लिए। तो इसका आंसर है मोहम्मद शाह। ऑप्शन ई विल बी राइट आंसर। सेम क्वेश्चन हिंदी में भी प्रिंट है कि कौन से मुगल सम्राट को उसकी शैली के लिए रंगीला के रूप में माना जाता था। तो मुगल शाह है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ था? मराठा और अहमद शाह के बीच में हुआ था। तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में फर्स्ट एंड सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो किन के बीच में हुआ था। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे, जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कमेंट बॉक्स में अगर आप उसको बताएंगे तो आपको पता चलेगा आपकी प्रिपरेशन कैसी है। और फिर अगर आप वो चीज़ कमेंट में लिखेंगे, फिर कमेंट में आप पढ़ेंगे भी दूसरे का कि क्या आंसर था, तो आप वो चीज़ें याद कर पाएंगे। तो आगे देखते हैं। हिंदी में भी वही क्वेश्चन है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था तुर्क। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। आगे चलते हैं। ये हमसे मैच करने को बोल रहा है कि कौन सा इवेंट कब हुआ था। तो अगर आपको 1-2 भी पता रहेंगे तो आप ऑप्शन को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि सबको मोस्टली पता होता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ। तो क्विट इंडिया मूवमेंट होता है हमारा 1942 में। फिर गांधी जी कब वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। ये क्वेश्चन 1-2 बार और भी पूछा गया है CGPSC में कि गांधी जी कब आए थे साउथ अफ्रीका से वापस। तो ये है हमारा 1915। देखते हैं क्या अगर ये 2 क्वेश्चन पता रहेंगे तो हमारा ऑप्शन से हो पाएगा कि नहीं। तो ये 2 चीज़ें अगर पता है, जैसे सी का हो गया हमारा फर्स्ट, तो सी का फर्स्ट किस किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है और बी ऑप्शन में है। फिर है हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट है हमारा 1942 में। फिर डांडी मार्च कब हुआ था? डांडी मार्च हुआ था हमारा 1930। तो बी का थर्ड, यहाँ बी का 4 दिया है तो ये गलत हो जाएगा। बी का थर्ड, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। तो चौरी चौरा हो गया हमारा 1921 में। डांडी मार्च हो गया 1930। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गया 1931। क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया 1942। और गांधी जी कब वापस आए थे? 1950। सेम क्वेश्चन हिंदी में ही है, ये आप देख लीजिएगा। फिर है द पूर्ण स्वराज डे वॉज ऑब्जर्व फर्स्ट टाइम ऑन। पूर्ण स्वराज डे कब हम मनाते हैं? तो पूर्ण स्वराज हमारा 26 जनवरी को बोल दिया गया था 1930। तो वह है हमारा पूर्ण स्वराज डे। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। वह हिंदी में भी है, पूर्ण स्वराज दिवस को पहली बार कब मनाया गया? तो पहली बार 26 जनवरी 1930 में मनाया गया था। आगे द चंपारण मूवमेंट। गांधी जी का फेमस एकदम ये मूवमेंट चंपारण मूवमेंट। तो इसमें बोला जाएगा है चंपारण मूवमेंट
को हमने जो शुरुआत की थी गांधी जी ने, वो किस लिए की गई थी? मेंटेनिंग द यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, नहीं, आप लोगों को पता था इंडिगो वर्कर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सेकंड है स्ट्रेंथनिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, रॉन्ग। फिर है थर्ड सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो वर्कर्स, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। आप बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में कि चंपारण मूवमेंट किस ईयर में स्टार्ट किया गया था? ईयर, ये आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन आप लोग से मैंने पूछ चुका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अरेंज करना है फॉलोइंग स्टेट्स को इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर क्रिएशन इन इंडिपेंडेंस डे इन इंडिपेंडेंट इंडिया, कि कौन कब कब बना, कौन पहले बना, उसके बाद बना, उसके बाद बना। तो हिंदी में देखते हैं क्या है क्वेश्चन, कि स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित राज्य को उनकी स्थापना के अनुसार हमको क्रम के साथ उसको बताना है। तो हमारा पहले गोवा बन गया था, गोवा के बाद फिर हमारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद हमारा है उत्तराखंड, फिर है हमारा झारखंड। तो हम इनके ईयर्स देख लेते हैं कौन कब बना है। तो जो छत्तीसगढ़ है वो हमारा 1 नवंबर 2000 को एमपी से अलग होके बना था। गोवा हमारा 1987 में बना है, तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा बी। फिर झारखंड हमारा बना है 15 नवंबर 2000, और उत्तरांचल उत्तराखंड जो है वो हमारा बना है 9 नवंबर 2000। तो हमारा सबसे पहले बी ऑप्शन आ गया गोवा। फिर आ जाएगा हमारा 1 नवंबर जो कि है छत्तीसगढ़। फिर आ जाएगा हमारा 9 नवंबर उत्तरांचल उत्तराखंड जिसको बोलते हैं। फिर आ जाएगा हमारा 15 नवंबर झारखंड। तो BADC, आप ये सब जो ईयर्स हैं इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि कभी कभी क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे भी रिपीट होते हैं। वो आपसे पूछ लेंगे फॉर्मेशन ईयर ऑफ छत्तीसगढ़ बताइए, और मेनली छत्तीसगढ़ इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि छत्तीसगढ़ का पेपर है। तो 1 नवंबर 2000, गोवा का है 1987, झारखंड 15 नवंबर 2000 और उत्तराखंड 9 नवंबर 2000। तो अब आगे चलते हैं, हिंदी में भी वही सेम क्वेश्चन। फिर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा इंडिया के 8 स्टेट से होके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। पहले वेस्ट में आ जाता है गुजरात, फिर है राजस्थान, फिर MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और फिर आ जाता है मिज़ोरम। तो आप सारे 8 नाम याद रखिएगा। गुजरात राजस्थान एक हो गए, MP छत्तीसगढ़, झारखंड वेस्ट बंगाल और मिज़ोरम त्रिपुरा। ऐसे ग्रुप में याद रखिएगा 4-4 के, तो आपको याद रहेंगे। तो इसमें हमसे पूछे टॉपिक ऑफ कैंसर किससे पास होता है? आसाम से नहीं, मणिपुर नहीं, मिज़ोरम से पास होता है, हाँ मिज़ोरम और त्रिपुरा, नागालैंड नहीं, सिक्किम नहीं। तो 8 स्टेट याद रखिएगा और मिज़ोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कभी कभी पूछते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी रिवर को ट्वाइस कट करता है? तो ये है हमारी माही रिवर, जो कि हमारी मध्य प्रदेश में फ़्लो करती है टूवर्ड्स द राजस्थान, फिर गुजरात में इंटर करती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। गल्फ ऑफ मन्नार इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो गल्फ ऑफ जो मन्नार है हमारा, वो हमारा तमिलनाडु में है, और गल्फ ऑफ कच्छ बोलेगा तो वो है हमारा गुजरात में है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया रिसीव्स द लोवेस्ट रेनफॉल। तो राजस्थान में लोवेस्ट रेनफॉल होता है, तो हमसे एकदम प्लेस पूछ लिया है, तो वो है हमारा जैसलमेर राजस्थान, जहाँ हमारा सबसे कम पानी
बारिश होती है जहाँ पर सबसे कम। आगे हमारा कौन से स्टेट का लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है? तो कोस्टल लाइन मतलब कि जो वाटर से कवर रहता है, तो वाटर से जैसे यहाँ पर पूरा इसका कोस्टल लाइन है, तो गुजरात की कोस्टल लाइन सबसे ज़्यादा हो जाती है, तो ये होता है हमारा गुजरात। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। और अगर हमसे पूछा जाए, ये लॉन्गेस्ट हो गया, तो लॉन्गेस्ट तो गुजरात है। अगर हमसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट कोस्टल लाइन किसकी है, तो वो हो जाएगा हमारा गोवा। दोनों ध्यान में रखिएगा, लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट भी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि साइलेंट वैली जो होता है, साइलेंट वैली इसकी लोकेशन क्या है? तो साइलेंट वैली हमारा केरला में लोकेटेड है, ये काफ़ी फेमस भी है। नेक्स्ट आगे, कौन सा माउंटेन रेंज ओल्डेस्ट है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो है हमारी अरावली, जो कि राजस्थान में है। ऑप्शन ई विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मेक स्टोरी? तो ये मेनली दो रिवर करती है, नर्मदा एंड ये हमारी जो रिवर है वो हो जाएगी हमारी नर्मदा, ताप्ती, और दो तीन रिवर और भी हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मेनली हमारी नर्मदा और ताप्ती ही रहती हैं। जैसे कि एक पेरियार है और है सारावती। तो आप दो ध्यान रखिएगा, ताप्ती और नर्मदा। तो हमसे यहाँ क्या पूछ रहा है, कौन सी रिवर फॉर्म करेगी स्टोरी? तो ये हो जाएगी हमारी नर्मदा। ये हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर मेनली होती हैं जो कि स्टोरी फॉर्म करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव वेरी लिटिल एलुवियल सॉइल? तो देखो एलुवियल सॉइल कहाँ होती है, जहाँ हमारी मेनली गंगा रिवर जहाँ फ्लो करती है, तो इस एरिया में हमारा एलुवियल सॉइल बहुत होता है। रनिंग वाटर की वजह से एलुवियल सॉइल बनती है। तो उत्तर प्रदेश में तो गंगा बहती है, तो यहाँ नहीं होगा, बिहार भी नहीं है। फिर अब देखते हैं मध्य प्रदेश। मेनली आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश में ब्लैक कॉटन सॉइल बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पर कॉटन इसीलिए बहुत ज़्यादा उगता है। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है भाखरा नगर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है वो किस किस। तो आप लोगों को पता है कि जो हमारा भाखरा नगर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है वो है बिटवीन हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। तो पहले में तो सिर्फ पंजाब और हिमाचल प्रदेश दिया है, तो ये नहीं, पंजाब हरियाणा नहीं, पंजाब राजस्थान ही, पंजाब हरियाणा और राजस्थान। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारा भाखरा डैम है वो कहाँ है, तो वो हमारा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, भाखरा डैम। तो यह है हमारा हिमाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, द मैपिंग एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल इन इंडिया इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। जो इंडिया में हम लोग मिनरल्स को निकालते हैं ज़मीन से, वो मेनली कौन करता है? तो मिनरल्स एंड मेटल ट्रेडिंग नहीं, ये सब मेनली किया जाता है हमारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज़ द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया? जो ऑप्शंस में रिवर दी गई हैं इसमें लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया किसका होगा? तो ये हो जाएगा हमारा कृष्णा। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। फिर है हमारा
कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम कब मनाते हैं। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, एक दो बार और पूछा गया है। तो ये है हमारा 5 जून। याद रखिएगा आप लोग, 5 जून को हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ द स्मॉलेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट। तो आप लोगों को पता है एमपी में तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, तो ऑप्शन ई तो हट जाएगा। झारखंड में भी काफ़ी फॉरेस्ट है, तो ये भी हट गया। हरियाणा में फॉरेस्ट लिस्ट है, सबसे कम एरिया हरियाणा में है अंडर फॉरेस्ट, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। सबसे ज़्यादा एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज़ मोस्ट वाइड स्प्रेड इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा किस टाइप का फॉरेस्ट पाया जाता है। तो वो है ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट ये हमारा वेस्ट बंगाल में मिलेगा, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज इज़ प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कौन से आर्टिकल के तहत इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज दिया गया है। तो ये है हमारा आर्टिकल 40, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, पावर ऑफ डिज़ोल्विंग द लोकसभा एग्जिस्ट विथ होम। तो आपको लोकसभा जो हम डिज़ोल्व करने की पावर जो है वो किसके पास है। तो वो होती है हमारे प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप बताइएगा, क्वेश्चन आपका थर्ड है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कितने मेंबर्स होते हैं। कमेंट बॉक्स में थर्ड क्वेश्चन, जो तीनों क्वेश्चन थे आप उसके आंसर बताइएगा। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। द चिल्ड्रेन बिलो एज 14 शुड नॉट बी एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री और माइंस इन एनी हजार्डियस जॉब। कौन से आर्टिकल के तहत ये बोला गया है कि 14 साल से कम बच्चे किसी भी हजार्डियस जॉब में इंगेज नहीं हो सकते, किसी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट्स हमारा 14 से स्टार्ट होता है और 32 तक जाता है। तो इसी से आप लोगों को पता चल जाएगा कि ऑप्शन डी तक तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन ई ही होगा हमारा ऑप्शन। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। वैसे ये क्वेश्चन जो आर्टिकल से रिलेटेड है, इसमें ऑप्शंस गलत दिए हैं। आर्टिकल 14 तो राइट टू इक्वालिटी है, मैंने तो उस हिसाब से सोचा कि फंडामेंटल राइट्स है ये हमारा, और फंडामेंटल राइट हमारा 14 to 32 है, तो उस हिसाब से सारे ऑप्शंस हट गए हैं, एक ही ऑप्शन बचा। लेकिन आर्टिकल 14 जो है वो हमारा राइट टू इक्वालिटी है, इसका राइट आंसर होगा हमारा आर्टिकल 24। यहाँ शायद मिसप्रिंट हो गया होगा, आर्टिकल 14 की जगह आर्टिकल 24 होगा, एंड दिस विल बी राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। फिर है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो पहला शेड्यूल तो हमारा स्टेट के बारे बोलता है, शायद इसमें पूरे क्वेश्चन ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल है हमारा द स्टेट। फर्स्ट शेड्यूल में मेनली हम लोगों को बताया गया है कि नेम ऑफ स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, ये हमारा फर्स्ट शेड्यूल में है। सेकंड शेड्यूल में हमारा बताया गया है, सेकंड में हमारा मेनली सैलरी के बारे में बताया गया है, ओथ के बारे में नहीं। सेकंड है हमारा सैलरी, नॉट ओथ। ओथ जो है हमारा वो थर्ड शेड्यूल में है। फिर फोर्थ में है हमारा एलोकेशन ऑफ सीट इन काउंसिल ऑफ स्टेट, सही बात है। फिर है हमारा एट्थ शेड्यूल में हमारा लैंग्वेजेस जो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसमें हमारे मेनली 22 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, तो एट्थ शेड्यूल में दिया गया, ये भी सही बात है। फिर है हमारा 10th शेड्यूल, तो 10th शेड्यूल हमारा मेनली प्रोविजंस बताता है रिलेटेड टू डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन।
अगर जैसे डिफेक्शन एक किसी पार्टी ने जो चेंज कर लेते हैं नेता, पार्टी अपनी एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जो चले जाते हैं उसको हम डिफेक्शन बोलते हैं, दल बदल। तो ये हमारे 10th शेड्यूल में दिया है। तो बताया गया कि जैसे किसी ने पार्टी चेंज कर दी तो किस ग्राउंड पे आप उसको डिसक्वालीफाई कर सकते हो, ये हमारे 10th शेड्यूल में दिया है। तो ऑप्शन बी जो है वो बस गलत है, क्योंकि 2nd शेड्यूल याद रखिएगा, 2nd शेड्यूल में हमारा सैलरी है और 3rd शेड्यूल में हमारा ओथ है। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमसे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा हो जाएगा राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत हटा दिया गया था फ्रॉम फंडामेंटल राइट, और इसको अब एज अ नॉर्मल आर्टिकल 300A में ऐड कर दिया गया है। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। बाकी सब जो है, राइट टू इक्वालिटी हमारी फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम हमारा फंडामेंटल है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये सब हमारी फंडामेंटल राइट है। राइट टू इक्वालिटी हमारा आर्टिकल 14 से 18 में है, राइट टू फ्रीडम हमारा 19 से 22 में है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 में है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमारा 23-24 में है। यही एक्सप्लॉयटेशन वाला ही पूछा गया था कि बिलो 14 एज काम नहीं करना है बच्चों को फैक्ट्री में। तो आप ये सब ध्यान में रखिएगा। राइट टू, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। राइट टू इक्वालिटी हो जाएगा हमारा 14 to 18 में, राइट टू फ्रीडम हो जाएगा 19 to 22 आर्टिकल, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन ये हो जाएगा हमारा 25 to 28, और एक्सप्लॉयटेशन को हो जाएगा 23 to 24। अगर मान लीजिए इक्वालिटी से कोई आ जाता है कि ये किस आर्टिकल के तहत है, तो आप इतना ऑप्शन से लगा सकते हैं 14 से 18 के बीच में होना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 27, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे रिलीजियस और लिंग्विस्टिक लैंग्वेज दोनों माइनॉरिटीज़ को पहचानता देता है ये। तो ऑप्शन ई विल बी राइट आंसर। फिर है व्हाट डज पार्ट ए ऑफ 2nd शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जो हमारा 2nd शेड्यूल है तो हमारा डील करता है किससे, सैलरी से रिलेटेड। तो अब देखिए सैलरी वाला ऑप्शन किसमें है, पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड म्यूनसिपैलिटी नहीं, यूनियन स्टेट कंकरेंट लिस्ट नहीं, रिन्यूएशन एनिमेशन पेएबल, देखो पेएबल आया ना, मतलब पेमेंट, और पेमेंट क्या, सैलरी। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। आगे ऑप्शंस देख लेते हैं। डी एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया नहीं, पेमेंट से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड है हमारा 2nd शेड्यूल, चाहे वो पार्ट ए हो पार्ट बी हो कोई सा भी पार्ट हो, सैलरी है। जैसे मान लीजिए पहले पार्ट में हमारा प्रेसिडेंट की सैलरी, फिर दूसरे पार्ट में है हमारा गवर्नर, फिर तीसरे में स्पीकर, ऐसे पार्ट्स दिए गए हैं, पर मेनली 2nd जो हमारा शेड्यूल वो सैलरी से डील करेगा। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विच एक्ट इनकॉर्पोरेटेड फंडामेंटल ड्यूटी। देखिए फंडामेंटल ड्यूटी पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको 42nd अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया है। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। फिर है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, अरेंज द फॉलोइंग आइटम्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ वेटेज इन कैलकुलेटिंग होलसेल प्राइस इंडेक्स इन इंडिया। तो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल आर्टिकल, फिर फ्यूल पावर लाइट लुब्रिकेट, फिर फूड पार्टिकल एंड देन केमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट्स। तो बी सी ए डी, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 हमसे बोल रहा है डिफिसिट फाइनेंसिंग इन इंडिया इन इंक्लूड। डिफिसिट अगर नहीं समझ में आया तो हिंदी में पढ़िए, क्या है, भारत घाटे की अर्थव्यवस्था। अगर घाटा चल रहा है तो आपको क्या उधार लेना पड़ेगा। तो बोरोइंग फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर इंडस्ट्रियल सिकनेस। औद्योगिक बीमारी के लिए शीघ्र वित्तीय संस्थान निम्न में से कौन सा है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब आपको अगर याद होगा तभी आप बता पाएंगे, इसको हम पढ़े होंगे तभी। ये हो जाएगा हमारा द बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, BIFR। आगे देखते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द टोटल सेविंग इन इंडिया। तो भारत में कुल बचत के लिए सबसे बड़ा योगदान करने वाला कौन है। तो वह हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट इन इंडिया। रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सी है इस सब में से फॉर म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट इन इंडिया। तो ये हो जाएगा हमारा सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। प्राइमरी सेक्टर, ये सब में से कौन सा प्राइमरी सेक्टर है। तो सबको पता है कि प्राइमरी सेक्टर हमारा एग्रीकल्चर है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। बैंक नोट इज़ द रेट एट विच द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड लोन टू। तो बैंक नोट क्या होता है। बैंक नोट ये एक रेट होता है जिससे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया RBI लोन देता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स इज़ नोन एज। तो बर्ड्स की साइंटिफिक स्टडी को हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। तो बाकी ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। जो है ये है हर्पेटोलॉजी, ये स्टडी ऑफ एम्फीबियन होते हैं। और फिर है लिम्नोलॉजी, ये स्टडी ऑफ इनलैंड वाटर होता है। मैलेकोलॉजी होता है फंगी की स्टडी। और ऑर्निथोलॉजी बता दिया है मैंने, स्टडी ऑफ बर्ड्स। और ओरोलॉजी होता है माउंटेन की स्टडी। ये सब भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट, ये हमारा वेट होता है। वेट की डेफिनेशन पूछ रही है हमसे। W = mg होता है। m है हमारा मास, g होता है ग्रेविटेशनल इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट स्प्रेड बाई मॉस्किटो। मॉस्किटो से कौन सा स्प्रेड नहीं होता। मलेरिया होता है। पोलियोमाइलिटिस जो होता है वो हमारा पोलियो से होता है, वायरस से। फिर ये सब जितने डेंगू हैं ये सब हमारे मॉस्किटो से होता है, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40। हाउ मेनी बोन्स एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन हैज़। तो 206 बोन होती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी नहीं है। तो इसमें हमसे बोल रहा है कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, CFC होता है, और हमारा नाइट्रस ऑक्साइड जितने होते हैं वो होते हैं। हाइड्रोजन हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। मशीन की जो इफ़िशेंसी होती है वो कम क्यों हो जाती है। वो फ्रिक्शंस की वजह से कम हो जाती है मशीन की इफ़िशेंसी। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर डिटरमाइंड बाय। तो केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट की डिटरमाइन होती है इलेक्ट्रॉन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। इसमें बोल रहा है नेम द NGO टू विच नोबेल प्राइज़ मिला। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज़ किसकी वजह से मिला है, किस NGO। तो उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन में काम किया था। ये विदिशा के रहने वाले हैं कैलाश सत्यार्थी, इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। जो अब 45 से 50 क्वेश्चन हैं वो हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो इसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही।
आगे हम नेक्स्ट सीरीज़ में कवर करेंगे। थैंक यू।